मित्रों, गुजरात में लोकतंत्र का पर्व, चुनाव का वातावरण चल रहा है, परंतु इस वातावरण में अनेक प्रकार के ऐसे दृश्य और ऐसे वक्तव्य देखने को मिल रहे हैं जो लोकतंत्र की भावना और भारत की संवैधानिक गरिमा और गुजरात के गौरव तीनों के ऊपर आघात करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी एक तरफ उसके चिर युवा और चिर व्याकुल युवराज अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा समाचार पत्रों में आया था कि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के लिए उनके अध्यक्ष आने वाले थे, परंतु वो नहीं आ पाए या आना नहीं चाहा। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, परंतु दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और मैं कहूंगा भारत के प्रधानमंत्री के संस्थान के प्रति, उनके मन में जो वैमनस्य और अवमानना है कांग्रेस पार्टी के मन में, उसे फिर बहुत निंदनीय शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। मात्र कुछ महीने पहले की बात है, आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मृत्यु की कामना करते हुए उसके प्रकार तक बताने वाले कांग्रेस के नेता आज उनके इतने वरिष्ठ नेता मोदी जी के लिए औकात जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे विचार से यह राजनीति में गरिमा को तार तार करने और मर्यादा को निचले स्तर पर ले जाने का एक बड़ा दुखद उदाहरण है। और दुर्भाग्य यह है कि इसकी शुरुआत भी गुजरात से ही 2007 में हुई थी, जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज मधुसूदन मिस्त्री जी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत दुखद है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा, वो सरदार पटेल जी के संदर्भ में कह रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब औकात शब्द की बात कही तो 1946 में जब अंतरिम सरकार बननी थी और सभी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे गए थे कि किस किस को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो एक वोट पट्टाभी सीतारमैया जी के पक्ष में, एक या दो वोट जेबी कृपलानी के पक्ष में, और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल के पक्ष में, और 0 वोट नेहरू जी के पक्ष में थे। शून्य वोट के आधार पर, के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया, तो किसने किसको क्या औकात समझी। सरदार साहब की मृत्यु के बाद कोई कांग्रेस का नेता बताए कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की हो उनके नाम पे, कोई एक संस्थान जो शुरू किया हो उनके नाम पे, वो 1958-60 के बाद शुरू हुआ। भारत रत्न तो अलग की बात है। इतनी बड़ी मूर्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, भारत की एकात्मता की प्रतीक और भारत की एकता को स्थापित करने वाले महापुरुष सरदार पटेल को समर्पित, आज तक हमें कोई ध्यान नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता ने जाकर उस मूर्ति के दर्शन भी किए हों। हां, मैं कहना चाहता हूं कि यह इसलिए और भी कष्टकारक हो जाता है कि यह गुजरात का यह चुनाव स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, और गुजरात वो धरती है जहां से महात्मा गांधी भी निकले थे, जिन्होंने स्वराज, हिंद स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था, और यहीं से सरदार पटेल निकले थे जिन्होंने पूरा एकीकरण किया था। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहता हूं कि सरदार साहब ने पूरा एकीकरण तो कर दिया था, उसमें एक अंश रह गया था, वो था जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण, और उसे अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में वह प्रस्ताव रखा था, तो सरदार साहब का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ है। तो आज जाकर पूर्ण हुआ है। सरदार साहब के मन में किस भारत की कल्पना थी, उसका भी
संकेत उन्होंने इसी गुजरात की धरती से दिया था जब स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की ध्वजा ने आकाश को छुआ है। आज आप देखें कि मोदी जी के आने के बाद वहां से शुरू होकर चाहे काशी विश्वनाथ हो, महाकाल कॉरिडोर हो, श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, अगर हम ये कहें तो ये सरदार साहब ने जो बीज रोपा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस बीज को एक विराट रूप में ले जाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस प्रखर राष्ट्रवाद के सरदार साहब समर्थक थे उसे वास्तविक अर्थों में अंगीकार और साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और अवमानना की स्थिति यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अभी आपने देखा कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह पुनः दर्शाता है कि राष्ट्रपति के पद महिलाओं की गरिमा और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति उनके मन में जिस प्रकार की अवमानना और घृणा भरी हुई है, यह उसका प्रतीक है। इसलिए हम यह मानते हैं कि जिस जिस प्रकार का अपमान सरदार पटेल से लेके और श्री नरेंद्र मोदी तक गुजरात की जो वास्तविक शक्ति थी, गुजरात का जो वास्तविक ड्यू था, वो देने में कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया है, गुजरात की प्रबुद्ध जनता उसे देख रही है। और इस अमृत महोत्सव के बाद, जिसे हमने स्वतंत्रता का अमृत काल कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कि 75वें वर्ष से 100वें वर्ष के बीच का समय अमृत काल के गुजरात के प्रथम चुनाव में मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, गुजरात की जनता, यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी के नेतृत्व में पूरा कठोर परिश्रम करेगी और जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। और यह गृह मंत्री जी का भी गृह राज्य है, तो निश्चित रूप से हम सब इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सारे विष को निकालकर अमृत तत्व को साकार करने का काम गुजरात का यह कार्य करेगा, गुजरात का यह समाज करेगा, जिसमें विकास की नई ऊंचाई भी दिखेगी, जन जन का कल्याण भी दिखेगा और गुजरात के गौरव और मान सम्मान का उत्थान भी दिखेगा। धन्यवाद। जी, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया है, उन्होंने कई सारी बात की है। वो आने वाले दिनों में वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो वो प्रशस्ति पत्र बनाएंगे और मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा करेंगे, क्या बोलोगे? कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में कथनी और करनी में जो भेद है उसकी प्रतीक है। तो कांग्रेस की किस बात पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, यह जनता पूरी तरीके से देख सकती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो इस प्रक्रिया में शामिल थे। जाके देखिए 2019 में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून यानी सिडिशन लॉ समाप्त कर देंगे चूंकि इसका दुरुपयोग होता है। और 2019 के बाद यदि सबसे पहले किसी सरकार ने उसी कानून का प्रयोग किया तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। और किसके विरुद्ध किया? किसी अपराधी और आतंकवादी के विरुद्ध नहीं, विधायकों के विरुद्ध। और किन विधायकों के विरुद्ध? अपनी पार्टी के विधायक और मंत्रियों के विरुद्ध किया। यह इनकी कथनी करनी का यह अंतर है। इसलिए इनकी किसी भी घोषणा के ऊपर कितना विश्वास किया जाए प्रदेश की जनता समझ सकती है। कांग्रेस ने कहा है अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा जो सिलेंडर की बात है, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। इस मामले में क्या कहना है? याद करिए 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे के ऊपर, शायद आपको राहुल गांधी जी को फुटेज याद हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में नहीं हुए तो खत्म कर देंगे। आज 4.5 साल होने को आ गए। पूछिए, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देने की बात कही थी, यहां तो 3,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। पूछिए
कि आप 500 रुपए का सिलेंडर दे के और सब्सिडी अपने द्वारा सरकार के द्वारा देने की बात कर रहे हैं। अभी उसके आर्थिक पक्ष पर हम नहीं जा रहे हैं। पूछिए दे रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में दिया था क्या? पंजाब में जब आपकी कर्नाटक में सरकार रही जो दिया था। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और कभी कभी ऑन द लाइटर नोट मैं कहूंगा, जिसे पता हो कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं, तो वो किसी भी बात को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये वास्तविकता में तो कभी ये चीज होनी नहीं है। सुधांशु जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम वापस करेंगे, ये घोषणा पत्र में वादा किया। सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने कौन सी योजनाएं चलाई थी, जरा कृपया पहले ये बता दें। सरदार पटेल जी की मृत्यु के 1 दशक के बाद भी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री पद का पद ही जिन्होंने सरदार पटेल से छीन लिया था, इस देश में, खैर वो छोड़िए क्या क्या बातें, और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। सरदार साहब के खुद के पत्रों में, उनके जो निजी सचिव थे एवी शंकर, जो आईसीएस ऑफिसर थे, उनके पत्रों में पढ़ लें, नेहरू जी के निजी सचिव एमओ मथाई के पत्रों में पढ़ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की डेट में सरदार पटेल जी के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक आधार कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरदार पटेल के गांव के लोग नाराज हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया था। कांग्रेस की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा न गांधी के धाम पहुंच रही है, न सरदार पटेल के स्थान पे जा रही है। पूछिए क्यों? न सुभाष चंद्र बोस के स्थान को टच कर रही है, और तो और छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी के स्थान को, नेहरू के स्थान को, राजीव गांधी के स्थान को भी नहीं टच कर रही है। तब आप बताइए उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए। और जहां तक हमारी बात है, हमने सरदार पटेल जी का स्थान मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में स्थापित करके उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि जिसे अगर अन्यथा ना कहा जाए तो मूर्तियों की दृष्टि से संपूर्ण विश्व के आकाश में सर्वोच्च स्थान पर उन्होंने सरदार साहब के सम्मान को स्थापित करने का काम किया। सर जी, मेरा सवाल है सर, अभी तक जो भी गुजरात में 2 ही पार्टी चली है, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, किस तरह देखते हो आप? देखिए, हमारे लिए सिर्फ गुजरात को विकास पर आगे ले जाना ही एक लक्ष्य है। हम किसी को कौन सामने है इस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, गुजरात में जो इस बार ये चर्चा में है कि 2 की बजाय तीसरी पार्टी की भी बात हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं यहां सब पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी हैसियत बनाने के लिए या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में है, और सरकार बनाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लागू करने की बात की है। कई चीजें दिल्ली के आधार जो तर्ज है उसके आधार पे मुफ्त में देने की बात कही है। शिक्षा का उनका मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, इस मामले में आपका क्या कहना? दिल्ली मॉडल, दिल्ली के अंदर दम घोटू हवा, जो कहते थे प्रदूषण तुरंत ठीक कर देंगे, और तो उस जमाने में पंजाब से कनेक्शन था, आज पंजाब में भी सरकार है। दिल्ली मॉडल, जमुना, जो कहते थे चंद दिनों में इतनी अच्छी साफ कर देंगे जमुना कि वो स्नान करने लायक हो जाएगी, वो प्रदूषण के जो फेने से उभरती हुई जमुना आपको दिखाई पड़ी। जिस नैतिकता की बात करते हैं, दारू का दरिया बहा देने वाले दिल्ली में आकर यहां अपनी दरिया दिली दिखाने की कोशिश करें, तो दिल्ली का मॉडल सबको समझ में आता है। और दिल्ली में एक अद्भुत मॉडल है। ऐसा मॉडल आपको भारत की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। लोग कहते थे ना कि नई राजनीति लेके आए हैं। मुझे याद आता है हम लोगों के ज़माने में, बचपन में, जब लोग युवावस्था में थे, जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुई, तो लोगों ने उनसे पूछा अभी तक तो आप राज कर रहे थे, अब कैसे करेंगे? तो उन्होंने अपना भोजपुरी एक्सेंट में बोला जलवे से राज करेंगे। तो मतलब क्या जेल से करेंगे? नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। परंतु जेल से राज करते हुए भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब उनके एक मंत्री
कोर्ट के द्वारा बेल न मिलने के बावजूद जेल में हैं और 4 महीने से वो जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, वो आज जेल में रख के अपने मंत्री से शासन करवा रही है। मुझे लगता है ये मॉडल, और इतना ही नहीं, फिर मंत्री महोदय पर क्या आरोप लग रहे हैं कि वो किसी को धमकाया जा रहा है, किसी से उगाही की जा रही है। जिस प्रकार के आरोप राजद के शासनकाल में बिहार में और सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में लगते थे कि जेलों से धमकी चल रही है, वो दिल्ली में लग रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के ये मॉडल की हकीकत गुजरात की जनता भली भांति समझ रही होगी कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट की सबसे बड़ी प्रतीक आम आदमी पार्टी है। अगर आज ये माना जाता है कि समाज में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नेताओं के लिए आ गई है क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो दिल्ली का मॉडल उसका जीवंत प्रमाण है। बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आने वाला है, किस बाबत का ध्यान रखा जाएगा? देखिए, शीघ्र ही लेगा, मगर मैनिफेस्टो के लिए हम लोग एक व्यापक और व्यवस्थित प्रक्रिया कर रहे हैं। जनता से भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सुझाव लिए जा रहे हैं, ईमेल के द्वारा भी लिए जा रहे हैं। अनेक स्थानों पे हम लोगों ने सुझाव पत्र रखे हुए हैं, सुझाव की पेटिका, उसमें लोग अपना सुझाव डाल सकते हैं। उन सारी चीज़ों को कंबाइन करने का काम चल रहा है और उसे हम लोग व्यवस्थित करके अगले 1-2 दिन में ही आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से होगा। परंतु जनता के भिन्न भिन्न वर्गों से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न समूहों की क्या समस्याएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, उनको हम इस समय व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जिन पर हुई है उनमें कई सीटों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बार है जब भाजपा की करीब तीसरी सूची आएगी, जनरली 2 सूचियों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाती है। नहीं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो हमारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत चल रही है, 2 सूची जारी हो चुकी हैं और शीघ्र ही आपको तीसरी सूची भी प्राप्त होगी। कई सीटों पर विरोध भी देखने को मिला है। देखिए, चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत किसी भी व्यक्ति के मन में हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां का हर कार्यकर्ता दायित्व किसी भी प्रकार से बदल जाए पूर्णतः अनुशासित रह के और भावनात्मक दृष्टि से पार्टी के साथ ही रहता है। इसीलिए हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या इस आधार पर नहीं आती। सुधांशु जी, जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसी बीच अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर मैं भ्रष्ट हूं या आतंकवादी हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये कितना कोई नया बयान है? मेरे विचार से जिस भी व्यक्ति पर कोई भी भ्रष्टाचार या अपराध का आरोप लगता है वो लगभग इसी प्रकार की बात कहते हैं। उनसे पूछिए कि हम उनकी बात का जवाब देने को तैयार हैं यदि वो इस बात के लिए माफी मांग लेंगे जब वो राजनीति में आए थे, जिन्होंने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। याद करिए, उन्होंने टोपी रखी थी, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल। एक बात शायद आप लोगों को ध्यान ना हो, वो दिल्ली मॉडल से कनेक्टेड है। उन्होंने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था कि मेरी पार्टी में कुछ होगा तो पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं करेगा, लोकपाल तय करेगा। उस लोकपाल का नाम था एडमिरल रामदास, सेना के रिटायर्ड। और जैसे ही लगा कि थोड़ा सा कुछ हुआ, फट से उनको किनारे फेंक दिया। इसलिए जिन लोगों का स्वयं का आचरण ये रहा हो, उनकी बात का उत्तर मुझे लगता है जनता उनके आचरण से देख चुकी है।